हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के भूगोल सब्जेक्ट की दूसरी किताब यानी कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मानव विकास। इस एक सेशन में इस पूरे चैप्टर को हम देखने वाले हैं और एकदम टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड बातें करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मानव विकास को समझना। सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि यह विकास क्या होता है। एक शब्द आप सुनते हो वृद्धि और एक शब्द होता है विकास। ये दोनों शब्द सुनने में सेम लगते हैं लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर है। एग्जाम्पल के माध्यम से इस अंतर को समझते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर 1 को पढ़ लिया, चैप्टर 2 को भी पढ़ लिया, तो अगर शिक्षक टीचर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट करवा दे तो उसे बोला जाएगा कि वृद्धि हो गई है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। लेकिन क्या आपको समझ में आया? क्या आपकी समझ में कुछ विकास हुआ? अगर ये चैप्टर समाप्त होने के साथ साथ आपको समझ में भी आ जाए और आप उन्हें आत्मसात भी कर ले तो उसे बोला जाएगा विकास। तो कहने का मतलब चीजों को कंप्लीट करवा दिया जाना, चीजों के रूप में आगे बढ़ना वृद्धि कहलाता है। लेकिन उसकी वजह से गुणात्मक परिवर्तन क्या आता है, क्वालिटी में क्या चेंज आता है, उसे बोला जाता है विकास। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। उम्र के साथ ऊंचाई और वजन बढ़ना, बच्चे की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका ऊंचाई भी बढ़ती है, वजन भी बढ़ता है, तो इसे कहा जाएगा वृद्धि। लेकिन ऊंचाई और वजन बढ़ने के साथ साथ क्या उसकी समझ में विकास हुआ है? क्या उसकी IQ, EQ इनमें विकास हुआ है? अगर हां, यह भी बदलाव होता है, इसमें भी कुछ सकारात्मक परिवर्तन आता है तो उसे कहा जाएगा विकास। तो बेसिक अंतर क्या है वृद्धि और विकास में? वृद्धि मतलब मात्रात्मक परिवर्तन आना और विकास का मतलब है गुणात्मक परिवर्तन होना, क्वालिटी में चेंज होना। एक और छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। एक गांव है श्यामपुर, तो श्यामपुर की जनसंख्या मान लीजिए कि एक साल में 1 लाख से 2 लाख हो गई, तो इसका मतलब श्यामपुर गांव की वृद्धि हो गई है। लेकिन यदि श्यामपुर गांव में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड की सुविधाएं, बिजली की सुविधाएं, इनमें भी परिवर्तन आया है और उसकी वजह से लोगों के जीवन स्तर में भी बदलाव हुआ है तो उसे कहा जाएगा विकास। तो वृद्धि और विकास सेम बात नहीं है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन को बताता है, वहीं विकास गुणात्मक परिवर्तन को बताता है। तो इनमें बेसिक अंतर क्या है? वृद्धि भी समय के साथ परिवर्तन को बताता है और विकास भी समय के साथ परिवर्तन को बताता है। लेकिन वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन देखते हैं जबकि विकास में हम देखते हैं गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। वृद्धि को मापा जा सकता है लेकिन विकास को अनुभव करना पड़ता है। वृद्धि मूल्य निरपेक्ष है जबकि विकास मूल्य सापेक्ष है। मतलब वृद्धि को देखने के लिए आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, तुलना करने की जरूरत नहीं है, जबकि विकास को देखने के लिए आपको तुलना करनी पड़ेगी कि पिछले साल हमारे गांव में रोड नहीं था, इस बार रोड हो गया है, तो रोड की वजह से लोगों का परिवहन तेज हो गया है। पिछले साल हमारे गांव में स्कूल नहीं था, इस साल स्कूल आ जाने की वजह से लोगों के शिक्षा स्तर में बदलाव हुआ है। तो यह मूल्य सापेक्ष है जबकि वृद्धि मूल्य निरपेक्ष है। वृद्धि जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। जैसे कि हमने जनसंख्या वृद्धि को देखा था, जनसंख्या बढ़ जाए तो हम जनसंख्या वृद्धि को क्या कहेंगे? सकारात्मक, पॉजिटिव। और जनसंख्या कम हो जाए तुलनात्मक रूप से तो हम कहेंगे कि नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है, नेगेटिव जनसंख्या वृद्धि हुई है। जबकि विकास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। यदि सकारात्मक परिवर्तन आया है, उसमें भी गुणात्मक परिवर्तन आया है, तो हम बोलेंगे कि वो विकास है। वृद्धि का अर्थ एक सीमित है, बहुत लिमिटेड है, जबकि विकास का अर्थ बहुत व्यापक है। विकास में बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। 1980-90 से पहले, आज से करीब करीब 30-40 साल पहले क्या किया जाता था? किसी भी देश का यदि विकास देखना है तो हम देखेंगे उसकी आर्थिक वृद्धि, यानी कि उसकी GDP कितनी है। आर्थिक रूप से ही हम देखते थे कि वो देश कितना विकसित है और कितना कम है। यानी कि विकास का स्तर नापने का आधार क्या था? आर्थिक वृद्धि। जिस देश की जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होती थी हम मानते थे कि वो उतना ही ज्यादा विकसित देश है। लेकिन इस प्रकार आर्थिक
दृष्टि के आधार पर किसी देश के विकास को देखने में एक प्रॉब्लम थी कि हम सिर्फ पैसा ही पैसा देख रहे थे, उसकी वजह से लोगों के जीवन में क्या बदलाव आता है वो नहीं देखा जाता था, लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं आता था। तो ऐसी वृद्धि से लोगों के जीवन में सुधार नहीं आता था, इसीलिए नए विचारों का जन्म हुआ कि हां, हमें विकास को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, विकास को देखने का तरीका कुछ और होना चाहिए और विकास के केंद्र बिंदु में मानव होना चाहिए। विकास उसी को कहेंगे जिसमें मानव के, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, मानव को केंद्र बिंदु में रखकर सारे काम किए जाएंगे विकास में। तो फिर मानव विकास की नई नई अवधारणा आती है जिसको हमें डिटेल में देखना है। तो इस मानव विकास की नई अवधारणा जो कि 1990 में आई थी, इसके प्रतिपादक थे पाकिस्तान के डॉक्टर महबूब उल हक और इनके सहयोगी थे भारत के प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इन दोनों ने मिलकर, मुख्य रूप से प्रतिपादक ने मिलकर इस मानव विकास की नई अवधारणा को जन्म दिया। तो इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि अगर मानव विकास करना है तो लोगों के जीवन में सुधार करना पड़ेगा, लोगों का जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए और उसके लिए डॉक्टर महबूब उल हक ने बोला कि विकल्पों में वृद्धि हो, लोगों के पास चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प होने चाहिए और ये विकल्प स्थिर नहीं होने चाहिए, परिवर्तनशील होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कि 5 विकल्प लाके फिक्स कर दो कि इनमें से आप चुन लो, ये विकल्प भी चेंज होने चाहिए, इनमें भी परिवर्तन होना चाहिए। इनके सहयोगी ने बोला कि ठीक बात है, विकल्पों में वृद्धि होना चाहिए, लेकिन विकल्पों को चुनने की स्वतंत्रता में भी वृद्धि होनी चाहिए। विकल्प तो होने ही होने चाहिए बहुत सारे और ये परिवर्तनशील भी होने चाहिए, लेकिन इनको चुनने की आजादी भी होनी चाहिए। तो विकास का जो मूल उद्देश्य है वो माना गया कि हां, मानव के जीवन स्तर में सुधार किया जाए और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाए समाज में जिनमें लोग सार्थक जीवन जी सके। इस मानव विकास का मूल उद्देश्य माना गया कि हम ऐसी परिस्थितियां पैदा करें समाज में कि लोग सार्थक जीवन बिता सके। और सार्थक जीवन को इन्होंने क्या बोला कि लोग स्वस्थ रहे और लंबी आयु जिए, साथ ही उनका कोई जीवन में उद्देश्य हो, उनकी विवेक और बुद्धि का विकास हो, साथ ही वो उद्देश्य पूरा करने में स्वतंत्र हो। तो कहने का मतलब है विकास के केंद्र बिंदु में मानव लाया गया और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने पर जोर दिया गया जिससे लोग सार्थक जीवन जी सके, लंबी आयु और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सके। इसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसने बालिकाओं के, स्त्रियों के जीवन में विकल्पों में वृद्धि और उनको स्वतंत्रतापूर्ण चुनने की दिशा में एक बहुत ही मजबूत कदम उठाया है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में या दूर दराज के क्षेत्रों में जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, बालिकाएं होती हैं, उनको घर के काम करवाए जाते हैं। बहुत दूर दूर से उनसे बोला जाता है कि आप पानी लेके आओ, शिक्षा ग्रहण मत करो, उनके स्वास्थ्य पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसकी वजह से उनके जीवन में विकल्प सीमित हो जाते हैं। विकल्प सीमित हो गए मतलब जैसे कि ये बच्ची है, वो डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन उसको शिक्षा नहीं मिलेगी तो डॉक्टर बन ही नहीं पाएगी। इनका है कि हम अध्यापक बने, टीचर बने या अपना कुछ व्यापार करें, लेकिन शिक्षा नहीं है, इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो फिर इनके विकल्प सीमित हो जाएंगे। ये ज्यादा अलग अलग तरीके का अपनी इच्छा का काम नहीं कर पाएंगे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनके विकल्पों में वृद्धि की है। अगर ये पढ़ेंगे, इनका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो इनके विकल्पों में वृद्धि हो जाएगी। ये जो भी फील्ड चुनना चाहेगी वो आराम से चुन पाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि विकल्पों में वृद्धि हो और विकल्पों को चुनने की आजादी में भी बढ़ोतरी हो तो मानव विकास हो जाएगा। अब देखते हैं मानव विकास के केंद्र बिंदु या महत्वपूर्ण पक्ष। मानव विकास के केंद्र बिंदु में किन चीजों को रखा जाए, किन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए कि मानव विकास हो जाएगा। 3 इंपॉर्टेंट चीज है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। एक एक करके देखते हैं। शिक्षा का मतलब क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। स्वास्थ्य का मतलब क्या है? लंबा और स्वस्थ जीवन। संसाधनों तक पहुंच मतलब लोगों के पास पर्याप्त साधन होने चाहिए। तो ये मानव विकास के केंद्र बिंदु रहेंगे। यदि शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच, इन तीनों में क्षमताओं का निर्माण होगा, यदि लोग आसानी से इन चीजों को पा सकेंगे तो लोगों के विकल्पों में वृद्धि होगी। लोगों के विकल्पों में वृद्धि होगी, साथ ही स्वतंत्रता से विकल्पों का चुनाव ये भी बढ़ जाएगा तो मानव विकास आराम से हो जाएगा। इसका उल्टा अगर हो, यानी कि गरीबी की वजह से, सामाजिक भेदभाव की वजह से या संस्थाओं की अक्षमता की वजह से
शिक्षा प्राप्ति में कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्वस्थ और लंबा जीवन जीने में कोई बाधा आ रही है, या एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो जो साधन चाहिए उनको प्राप्त करने में बाधा आ रही है, तो जो आधारभूत विकल्प है वो भी कम हो जाएंगे और उनको चुनने की स्वतंत्रता, उनको तय करने की स्वतंत्रता भी नहीं मिलेगी। तो मानव विकास में बहुत सारी रुकावट हो जाएगी। इसीलिए हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि शिक्षा नहीं मिली, अशिक्षा हो गई, तो जो डॉक्टर या इंजीनियर या और कुछ बनने का विकल्प सीमित हो जाएगा। डॉक्टर, इंजीनियर या अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा और स्किल की जरूरत, कौशल की जरूरत होती है। तो अगर अशिक्षा मिल जाएगी, कौशल नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? विकल्प सीमित हो जाएंगे। वहीं यदि गरीबी है तो बीमारी के इलाज के लिए चिकित्सा या उपचार करवाने का विकल्प सीमित हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास संसाधन या पैसा नहीं है और उसको कोई बीमारी हो गई, तो उसको बीमारी को सहन करना पड़ेगा, और बीमारी सहन करने में आपके बहुत सारे विकल्प सीमित हो जाते हैं। आप फुटबॉल खेलना चाहते हो तो अच्छे से नहीं खेल पाओगे, आप पढ़ना भी चाहते हो अच्छे से तो अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि बीमारी के इलाज के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आप बीमार रहोगे। तो इसीलिए शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच, इसमें ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिए, इनमें ज्यादा से ज्यादा वृद्धि होनी चाहिए ताकि मानव विकास हो सके। अब देखते हैं मानव विकास के स्तंभ। अभी तो जो हमने देखा वो है मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। लेकिन अभी हमें देखना है मानव विकास के स्तंभ, मतलब समान अवसर यानी कि समता, सशक्तिकरण यानी विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उत्पादकता यानी कि कार्य क्षमता में बढ़ोतरी, कार्य क्षमता में वृद्धि, कार्य हम कम समय में कर पाए, अच्छी क्वालिटी का कर पाए, उसे बोला जाता है उत्पादकता। और सतत पोषणीयता मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता। आज की पीढ़ी ही सारी संसाधनों को खत्म न कर दे, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचा दे, हम आने वाली पीढ़ी की जरूरतों का भी ध्यान रखें, इसी को बोला जाता है सतत पोषणीयता। तो ये मानव विकास के जो महत्वपूर्ण पक्ष है, इसके माध्यम से ये चीज पाने की कोशिश की जा रही है, मानव विकास के स्तंभों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो मानव विकास के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ, मानव विकास को एक बिल्डिंग मान लीजिए और 4 स्तंभ मतलब 4 पिलर मान लीजिए। तो एक है समता, एक है सशक्तिकरण, एक है उत्पादकता और एक है आपका सतत पोषणीयता। एक एक करके इस चीज को समझते हैं। पहला जो स्तंभ है वो है समता, या इसे कहा जाता है समान अवसर। तो प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। आपके पास मान लीजिए कि ये एक पेड़ है और ये 2 व्यक्ति है, ये क्या है? ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक अवसर है इस फल को खाने का। तो 2 व्यक्ति है, अब दोनों को ही यदि समान समान सीढ़ी दे दी जाए, समान सीढ़ी दे दी जाए, तो ये व्यक्ति तो पहुंच गया है फल तक, लेकिन ये व्यक्ति नहीं पहुंचा है। तो समान सीढ़ी दी तो इसमें समानता तो आ गई, लेकिन समता नहीं आई है, क्योंकि ये व्यक्ति अभी अवसर तक नहीं पहुंच रहा है, इस फल तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसको हमें सीढ़ी ऊंची देनी पड़ेगी ताकि ये इस फल को खा सके। तो दोनों ही व्यक्तियों को या समाज में हर वर्ग को जो भी अवसर उपलब्ध है उसके लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना क्या कहलाता है? समता कहलाता है। तो समता का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना, यह है समता। अवसरों की उपलब्धता में किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, आय के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, किसी के भी आधार पर इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसे कहा जाता है समता। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या देखो। ड्रॉप आउट मतलब जो बीच में ही स्कूल से निकल गए हैं, जिन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की है, उनको देखोगे और उनको वर्गों के आधार पर छटनी करो कि ये जो ड्रॉप आउट हुए हैं उसमें महिलाएं कितनी हैं, सामाजिक या आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है वो कितना है, तो आप पाओगे कि महिलाएं और ये जो पिछड़ा वर्ग है वो ज्यादा है ड्रॉप आउट में। तो इसका मतलब वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे और उनके विकल्प सीमित रह जाएंगे। तो समता या समान अवसर में कमी की वजह से विकल्पों में कमी आ जाएगी, विकल्प सीमित हो जाएंगे और मानव विकास नहीं होगा। दूसरा है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण क्या होता है? अपने विकल्प चुनने की शक्ति। आपके पास सामने 5 विकल्प हो और आप स्वतंत्रता से उन विकल्पों में से एक विकल्प अपने लिए चुन सको, उसे बोला जाता है सशक्तिकरण। तो यदि क्षमता बढ़ेगी, स्वतंत्रता बढ़ेगी, तो सशक्तिकरण भी अच्छे से हो जाएगा। सुशासन और लोक कल्याणी नीतियों द्वारा सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का सशक्तिकरण सरकार करने की कोशिश कर रही है। यदि आप समाज के
जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उनका यदि सशक्तिकरण करना चाहते हो तो सरकार को अच्छे से शासन करना होगा, सुशासन करना होगा और एक ऐसी नीतियां लानी पड़ेगी जो लोक कल्याणकारी नीतियां हो। तीसरा है उत्पादकता। उत्पादकता मतलब क्या होता है? लोगों की कार्य क्षमता को बढ़ाना, लोग कम समय में ज्यादा काम कर पाए, उनकी उत्पादकता बढ़ सके। तो किसी भी देश के लोग ही उसके वास्तविक धन होते हैं। किसी भी देश में बहुत सारी चीजें हो लेकिन लोग नहीं हो तो फिर किसी काम का नहीं है। तो किसी भी देश का यदि वास्तविक धन देखना है तो उनके लोगों को देखना है कि लोग कितने हैं और उनमें कौशल कितना है। तो अच्छी शिक्षा के माध्यम से, अच्छी चिकित्सा सुविधा के माध्यम से लोगों की कार्य क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए ताकि लोगों की उत्पादकता बढ़े और उस देश का विकास बहुत तेजी से हो सके। नेक्स्ट है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का मतलब क्या है? अवसरों और संसाधनों की उपलब्धता में निरंतरता, लगातार आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन मिल पाए, उनको भी अवसर मिल पाए। ऐसा नहीं हो कि सारे के सारे अवसर, सारे के सारे संसाधन आज की पीढ़ी ही खत्म कर दे। तो प्रत्येक पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो संसाधनों का उपयोग इस तरह से करे कि आने वाली पीढ़ियों को भी समान अवसर मिल सके। तो प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसर, संसाधन और विकल्प, इनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। तो अगर ये चार स्तंभ मजबूत हो जाएंगे तो मानव विकास अच्छे से हो जाएगा। ये तो था मानव विकास के स्तंभ। अब तीसरी चीज आती है मानव विकास के उपागम। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि आप मानव विकास को किस तरह से देखते हो, यह है मानव विकास के उपागम, मानव विकास को देखने के ढंग। तो चार महत्वपूर्ण उपागम दिए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे उपागम है लेकिन हमें मुख्य रूप से इन चार महत्वपूर्ण उपागम के बारे में देखना है। पहला है आय उपागम, जो कि आय को देखता है। दूसरा है कल्याण उपागम, जो कि यह देखता है कि मानव का, समाज का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरा है न्यूनतम आवश्यकता उपागम, कि इंसान की जो बेसिक नीड है, न्यूनतम जो आवश्यकता है, जरूरत है, क्या वो पूरी हो पा रही है? अगर वो पूरी हो पा रही तो हम कहेंगे कि मानव विकास हो जाएगा। और चौथा है क्षमता उपागम, क्या इंसान का, मानव का क्षमता विकास हो रहा है? यदि क्षमता में विकास हो जाएगा तो फिर मानव विकास हो जाएगा। तो हमने तीन चीजें जो देखी वो एक साथ देख लेते हैं। पहला था मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच आती है। दूसरा था मानव विकास के स्तंभ, जिसमें समता, सशक्तिकरण, उत्पादकता और सतत पोषणीयता आती है। और अब हमें देखना है मानव विकास के उपागम, आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। एक एक करके देखते हैं। पहला है आय उपागम। यह क्या कहता है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि यदि आय बढ़ जाएगी, इंसान की आय बढ़ जाएगी, मानव की आय बढ़ जाएगी तो मानव विकास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आय का स्तर अच्छा होगा तो व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता का स्तर भी अच्छा होगा। यदि किसी व्यक्ति की आय अच्छी है तो वो अलग अलग संसाधन खरीद पाएगा और संसाधनों को चुनने की स्वतंत्रता में भी वृद्धि होगी, तो फिर मानव विकास हो पाएगा। दूसरा है कल्याण उपागम। यह क्या कहता है? यह कहता है कि मानव का कल्याण हो जाएगा तो मानव विकास हो जाएगा। अब मानव का कल्याण कैसे होगा? मानव के कल्याण के लिए शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो इसमें बोला गया है कि मानव जो है वो सभी विकास की गतिविधियों का सिर्फ लक्ष्य और लाभार्थी है। मतलब विकास के प्रोसेस में मानव पार्टिसिपेट नहीं करता है, बाकी वो सिर्फ लाभ ही लेता रहता है। तो लोग विकास में प्रतिभागी नहीं होते हैं, वो निष्क्रिय प्राप्त करता है। ये इस कल्याण उपागम में अलग से बात कही गई है। तो सरकार अगर कल्याण पर, यानी कि शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सामाजिक सुरक्षा ज्यादा से ज्यादा खर्च करे इन चीजों पर तो मानव विकास अच्छे से हो जाएगा। तो कल्याण का मतलब क्या है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, संसाधनों तक पहुंच है, इनमें अगर वृद्धि हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। तीसरा उपागम है आधारभूत आवश्यकता उपागम, बेसिक नीड। जो आधारभूत आपकी जरूरत है वो पूरी हो जाए तो अब मानव विकास हो जाएगा। तो इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं पर जोर दिया गया है। कौन कौन सी? भोजन, पानी यानी कि जलापूर्ति, आवास यानी कि रहने के लिए घर, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता। इसमें आपको ध्यान रखना है कि स्वच्छता और जलापूर्ति को भी इंक्लूड किया गया है। तो अगर ये 6 न्यूनतम आवश्यकता पूरी हो जाती है तो बोला जाएगा कि मानव विकास हो जाएगा। इसमें मानव विकास में मानव विकल्प के प्रश्न पर चुप्पी है। मानव विकल्प के प्रश्न पर इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है।
और ये जो न्यूनतम आवश्यकता वाला उपागम है ये किसके द्वारा प्रस्तावित है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने इस न्यूनतम आवश्यकता उपागम को प्रस्तावित किया है। चौथा है क्षमता उपागम, यानी कि क्षमता बढ़ जाएगी तो मानव विकास हो जाएगा। तो क्षमता कैसे बढ़ेगी? शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से मानव की क्षमता बढ़ जाएगी, संसाधनों तक पहुंच में क्षमता बढ़ जाएगी तो मानव विकास हो जाएगा। और क्षमता उपागम में किसका नाम जुड़ा हुआ है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब का। तो ये थे मानव विकास को देखने के 4 महत्वपूर्ण उपागम। अब हम देखते हैं मानव विकास का मापन। आपने मानव विकास के लिए अलग अलग बातें कर ली, क्या क्या करना होगा, किस तरीके से देखना होगा, लेकिन मानव विकास हुआ कि नहीं हुआ इसका भी हमें मापन करना पड़ेगा। तो इसके मापन के लिए 2 सूचकांक है, 2 इंडेक्स है। एक तो मानव विकास सूचकांक और दूसरा है मानव गरीबी सूचकांक। ये विकास को देखेगा, मतलब कि प्राप्तियों का मापन करेगा कि हम कितनी चीजें प्राप्त कर चुके हैं। मानव गरीबी सूचकांक यानी कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये क्या देखता है? ये कमियों को देखता है, गरीबी को देखता है। तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से देखने पर हम मानव विकास का मापन कर सकते हैं। इन दोनों का सम्मिलित रूप यानी कि HDI और HPI, मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों के आधार पर एक रिपोर्ट आती है जिसको बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। हिंदी में इसे बोला गया है मानव विकास प्रतिवेदन। तो ये UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। ये हर साल जारी किया जाता है। ये एक ऐसी किताब है, आप ऐसे मान लीजिए कि ये किताब है जिसका नाम है मानव विकास प्रतिवेदन। इसमें अलग अलग चैप्टर है, मुख्य रूप से 2 चैप्टर है, HDI और HPI। ये देखता है कि मानव विकास के मामले में कौन सा देश, कौन सा क्षेत्र कितने नंबर पर है। तो ये हर साल छापी जाती है और 1990 से छापी जा रही है। इसमें मानव विकास के स्तर के अनुसार देशों की रैंकिंग की जाती है कि किस देश में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, संसाधनों तक पहुंच में अच्छी सुविधा है और कौन देश इनके मामले में पिछड़ा हुआ है। तो एक एक करके इन दोनों सूचकांक को देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, इसके बाद देखेंगे मानव गरीबी सूचकांक यानी कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को। तो इसमें 3 बातों को सम्मिलित किया जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, और इन तीनों के आधार पर देशों की रैंकिंग की जाती है। तो सबसे पहले शिक्षा को देख लेते हैं। शिक्षा के लिए 2 चीजें इसमें इंक्लूड है, एक तो है प्रौढ़ साक्षरता दर और एक है सकल नामांकन अनुपात। प्रौढ़ साक्षरता दर मतलब कि ऐसे वयस्क कितने हैं जो पढ़ लिख सकते हैं। प्रौढ़ मतलब वयस्क हो गया और साक्षरता मतलब उनको पढ़ना लिखना आता है। तो किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में प्रौढ़ साक्षरता दर कितनी है उसके आधार पर शिक्षा को मापा जाता है। शिक्षा को मापने के लिए दूसरा जो प्रश्न आता है वो है सकल नामांकन अनुपात, मतलब कि स्कूल में कितने बच्चे नामांकित है। अगर ज्यादा बच्चे नामांकित है इसका मतलब ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो शिक्षा को देखने के लिए 2 क्वेश्चन है, एक तो है प्रौढ़ साक्षरता दर और दूसरा है सकल नामांकन अनुपात। अगर ये दोनों ही अच्छे हैं तो इसका मतलब शिक्षा तक पहुंच आसान है, शिक्षा में वो देश अच्छा काम कर रहा है। दूसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में देखा जाता है कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है, मतलब कोई बच्चा पैदा हुआ किसी देश में तो वो कितने साल तक जी पाएगा। अगर एक्सीडेंट नहीं होता है, कोई दुर्घटना नहीं होती है तो वो आराम से उसकी जो नेचुरल मृत्यु आने तक कितने साल जी पाएगा उसे बोला जाएगा जीवन प्रत्याशा। अगर जीवन प्रत्याशा अच्छी है इसका मतलब उस देश का जलवायु अच्छी है, उस देश में स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी है, तो इसके आधार पर हम कहेंगे कि वो मानव विकास सूचकांक में आगे है। तो जीवन प्रत्याशा ज्यादा है मतलब लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के लिए अच्छे अवसर मौजूद है। तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रय शक्ति कितनी है। किसी भी देश में लोगों के पास सामान को खरीदने की शक्ति कितनी है, बेसिकली पैसा कितना है, और पैसे के लिए अमेरिकी डॉलर के आधार पर नापा जाता है। तो अगर क्रय शक्ति ज्यादा है किसी देश के लोगों की तो यानी कि संसाधनों को चुनने की शक्ति भी ज्यादा है और संसाधनों को चुनने की स्वतंत्रता भी ज्यादा है। तो अगर ये तीनों ही चीजें अच्छी हो गई किसी देश की तो यानी कि वो मानव विकास के मामले में अच्छा काम कर रहा है। तो इसमें शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर और संसाधनों तक पहुंच के आधार पर देशों की रैंकिंग की जाती है। और इन तीनों को बंटवारा किस तरह से, भारिता कितनी है।
शिक्षा का 1/3 है, स्वास्थ्य का 1/3 है और संसाधनों तक पहुंच का 1/3 है। तीनों का ही 33%, 33%, 33% इतनी भारीता है। यह चीज आपको याद रहनी चाहिए। तो अब HDI का स्कोर यानी कि मानव विकास सूचकांक का स्कोर के आधार पर कोई देश कितने नंबर लाता है तो वो किस प्रकार के विकास वाले देश में आएगा। तो इसमें 0 से लेकर 1 तक अंक दिए जाते हैं। किसी भी देश को परफॉर्मेंस के आधार पर 0 से लेकर 1 के बीच में नंबर दिए जाते हैं। यदि कोई देश 0 से 0.55 के बीच में नंबर लाता है तो बोला जाएगा कि वो निम्न मानव विकास वाला है। अगर कोई देश 0.55 से 0.7 के बीच में नंबर लाता है तो उसको बोला जाएगा कि वो मध्यम मानव विकास वाला देश है। किसी देश का अंक 0.7 से 0.8 के बीच में आता है तो उसे बोला जाएगा वो उच्च मानव विकास वाला देश है। और कोई देश 0.8 से 1 के बीच में अंक लाता है तो बोला जाएगा कि वो अति उच्च मानव विकास वाला देश है। तो ये अति उच्च और उच्च वाले जो देश है वहां पर सामाजिक क्षेत्र में ज्यादा निवेश होता है। सामाजिक क्षेत्र मतलब शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इन क्षेत्रों में ज्यादा निवेश हो रहा है। और ये जो निम्न वाले हैं इसका मतलब यहां पर राजनीतिक उपद्रव ज्यादा है, राजनीतिक अशांति ज्यादा है, अकाल पड़ रहा है, बीमारियां पड़ रही है, तभी तो मानव विकास के मामले में ये इतने पिछड़े हुए हैं। बात करते हैं भारत की कि भारत कहां पर आता है। तो जो 2022 में मानव विकास सूचकांक आया था उसके अनुसार भारत 132वीं रैंकिंग पर है। पूरी दुनिया में देश कितने हैं? लगभग 191 देश। इतने देशों की ये रैंकिंग की गई, उसमें भारत का नंबर कितना आता है? 129वां। और भारत का ये जो स्कोर है वो कितना था? 0.633। 0.633 मतलब कि 0.55 से लेके 0.7 के बीच में, यानी कि भारत एक मध्यम मानव विकास सूचकांक वाला देश है। श्रीलंका हमसे आगे है, ये 72वें नंबर पे आता है। और अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान तो बहुत पीछे है, वो 161वें नंबर पे आता है। दूसरा है मानव गरीबी सूचकांक। पहला था मानव विकास सूचकांक, ये है मानव गरीबी सूचकांक, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें कमियों को देखा जाता है। मानव विकास सूचकांक में प्राप्तियों को देखा जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता कितनी है, कि किसी देश में लोग 40 साल भी नहीं जी पा रहे, यानी कि वहां स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं है, मानव विकास के मामले में वो पिछड़ा हुआ है। प्रौढ़ निरक्षरता दर ज्यादा है, यानी कि बहुत सारे वयस्क ऐसे हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। स्वस्थ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, यानी कि लोगों को स्वच्छ पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है। अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या ज्यादा है। एक आयु के आधार पर हर वर्ग का एक वजन निर्धारित है। अगर किसी देश में ऐसे बच्चे ज्यादा है जिनका अपनी उम्र के अनुसार वजन नहीं है तो फिर वो मानव गरीबी सूचकांक में ज्यादा आ जाएगा। वहां मानव विकास ज्यादा नहीं है, वो मानव विकास के मामले में पिछड़ा है। तो देखते हैं मानव विकास में अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं क्या कहती है। प्रदेशों के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि कोई देश या कोई क्षेत्र, कोई प्रदेश कितना बड़ा है और प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उसका मानव विकास से सीधा संबंध नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई देश बड़ा हो लेकिन वो मानव विकास के मामले में अपने से कई छोटे देश से पीछे हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी देश का प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा हो लेकिन मानव विकास के मामले में वो कम प्रति व्यक्ति आय वाले देश से भी पीछे हो। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि कुछ निर्धन राष्ट्र है जो कि मानव विकास के मामले में अमीर राष्ट्रों से, धनी राष्ट्रों से ऊंचे हैं। उदाहरण के तौर पर श्रीलंका बहुत छोटा है, ट्रिनिडाड और टोबैगो ये भी बहुत छोटा है, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में एक क्षेत्र है। तो इनका जब हमने HDI देखा, मानव विकास सूचकांक देखा, तो ये भारत से ऊंचे हैं। भारत से बहुत छोटे क्षेत्र हैं ये, प्रति व्यक्ति आय में भी ये भारत से बहुत पीछे हैं, लेकिन मानव विकास के मामले में ये भारत से आगे है। तो एक बार हम मैप पे देख लेते हैं भारत, श्रीलंका और ट्रिनिडाड और टोबैगो को। ये है भारत अपना प्यारा देश, नीचे इतना छोटा सा है श्रीलंका, और इधर पश्चिम की तरफ आओगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में तो आपको ट्रिनिडाड और टोबैगो मिल जाएगा। ये छोटा सा ये क्षेत्र है। तो ये दोनों क्षेत्र भारत से क्षेत्रफल में भी पीछे है, प्रति व्यक्ति आय में भी पीछे है, लेकिन मानव विकास के मामले में आगे हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी देश का क्षेत्र कितना बड़ा है, उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी ज्यादा है,
ये प्रत्येक संबंधित नहीं है, मानव विकास से। इस एग्जाम्पल से हमने समझ लिया। अगर भारत में भी अलग अलग राज्यों को हम तुलना करके देख लें तो यही बात सिद्ध हो जाती है कि केरल प्रति व्यक्ति आय में पीछे है लेकिन मानव विकास के मामले में आगे है। वहीं पंजाब है, गुजरात है, ये राज्य प्रति व्यक्ति आय के मामले में आगे है लेकिन मानव विकास के मामले में पीछे हैं केरल से। तो यहां से हमें क्या चीज समझने को मिली कि क्षेत्र बड़ा हो सकता है, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो मानव विकास के मामले में पीछे हो सकते हैं, प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। केरल को, पंजाब को और गुजरात को एक बार मैप पर देख लेते हैं। केरल यहां दक्षिण में है, पंजाब कहां है, राजस्थान के ऊपर की है और है पंजाब और नीचे की ओर है ये गुजरात। आगे बढ़ते हैं। किसी भी देश या किसी भी प्रदेश, किसी भी क्षेत्र का यदि मानव विकास स्तर देखना है तो हमें धर्म, जाति, समुदाय इनके आधार पर बात नहीं करनी चाहिए। हमें बात करनी चाहिए शिक्षा की, स्वास्थ्य की, राजनीतिक शांति, राजनीतिक परिवेश कैसा है, वहां पर स्वतंत्रता कितनी है, सामाजिक क्षेत्र में सरकार कितना खर्च कर रही है, इन सब चीजों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा तो मानव विकास स्तर भी आगे पहुंचेगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं भूटान देश का। भूटान देश कहां पर है, ये अपना प्यारा देश भारत, इसके उत्तर में चलोगे तो ये भूटान अपना पड़ोसी देश है। नेपाल इस तरफ है, नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम और पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र आ जाता है। तो ये भूटान की एक जगह है, ये भूटान के लोग हैं। तो भूटान में देश की प्रगति के लिए एक अलग ही मापन किया जाता है जो कि है सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। वहां देखा जाता है कि लोग कितने प्रसन्न हैं। अगर प्रसन्न ज्यादा है तो हम विकास ज्यादा कर रहे हैं। तो भूटान में देश की प्रगति का आधिकारिक माप क्या है, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता या ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। यहां पर प्रसन्नता को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है भौतिक प्रगति से, और प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। ये भूटान कहता है कि यदि आपको प्रगति देखनी है किसी देश की, भूटान ये कहता है कि किसी देश की प्रगति देखनी है हमें, तो हमें वहां के लोगों की प्रसन्नता देखनी चाहिए, न कि भौतिक प्रगति। और अगर भौतिक प्रगति करनी है तो पर्यावरण को, लोगों के स्वास्थ्य पर यह नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास यानी टेक्नोलॉजिकल विकास को अपनाया जा रहा है भूटान में, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखा जा रहा है। सांस्कृतिक जीवन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन के पहलुओं को देखा जा रहा है। कुल मिलाकर यहां पर लोगों की प्रसन्नता पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है बजाय कि आर्थिक प्रगति पे। तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ये सकल प्रसन्नता का मापन जो है वो विकास के आध्यात्मिक गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए पूरी दुनिया के लोगों को प्रोत्साहित करता है कि हां, हमें प्रसन्नता पर, आध्यात्मिक चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये अपना मानव विकास से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने कर ली है। आपको करना क्या है, आज का ये जो हमने चैप्टर देखा है वो आज ही रिवाइज कर डालो ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बना रह सके। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।